ঠিক 5টা আছে না? তো আওয়াজ তো আসছে না কিছু। তুমি আওয়াজ পাবে না কিছু, তুমি কথা বলা শুরু করবে। তো কিরকম বোঝা যাবে যে? লাইভ হয়ে গেছে জিজ্ঞাসা করো। এখানে আওয়াজটা কোথায় বন্ধ করা যায়? এখানে এটা কোনো সিস্টেম নেই। ওহো, শোনা যাচ্ছে কথা? এম আই অডিবল? হ্যালো, ভারত মাতা কি জয়। আওয়াজ আসছে? আওয়াজ এখানে? তুমি এখানে দাঁড়াও না, পৃথা, এখানে দাঁড়াও। এখানে দাঁড়িয়ে ওইখানে যাও। আওয়াজ আসছে নাকি? শোনা যাচ্ছে? শোনা যাচ্ছে? सबका नमस्कार। आज हमारे इस कार्यक्रम के जो होस्ट थे डॉक्टर निरंजन दे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन वो आज हमारे साथ ही हमको परिचय भी कराने वाले थे, लेकिन उनका माता जी का तबीयत अचानक ख़राब हो गया, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल में है माता जी के साथ, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। विषय तो सबको मालूम है, मुझे हिंदी में बात करने के लिए बताया गया, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश जो है, जो नॉर्मल भाषा हो गया हमारा देश का, इसी भाषा में बात करेंगे। विषय बहुत लंबा है, देखता हूँ कितना कम समय में हम इसको कर सकते हैं। तो 1906 हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उनका जन्म हुआ था 1889 में। तो उन्होंने जब मैट्रिकुलेशन में थे 10th स्टैंडर्ड, तब 1906 उस समय देश में एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसका कहते हैं रिस्ले सर्कुलर। तो रिस्ले सर्कुलर का तो बहुत बड़ा सर्कुलर है, लेकिन उसका मुद्दा मूल जो बात था, माने वंदे मातरम स्लोगान वाज प्रोहिबिटेड। उस समय उन्होंने नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते थे। नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ने का समय एक दिन स्कूल इंस्पेक्टर स्कूल विजिट करने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनका जो बंधु थे उन सबके साथ मिलकर एक योजना बनाई। जो इंस्पेक्टर साहब जब स्कूल का क्लास में प्रवेश करेंगे तो उनको वंदे मातरम से स्वागत करेंगे। तो ऐसे, लेकिन प्रिंसिपल को, किसी टीचर को ये पता नहीं था,
ऐसा अच्छा योजना बनाया गया। और जैसे ही प्रधान शिक्षक और इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को लेकर कोई क्लास में घुसे तो सब ने एक साथ बता दिया वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सुनते इंस्पेक्टर तो भड़क गए और प्रिंसिपल डर गए। तो उन्होंने इस क्लास से निकल गया, निकलते हुए दूसरा सेक्शन में प्रवेश किया। उधर भी सबने वंदे मातरम ऐसा उनको स्वागत किया। तो फिर उधर से भी निकले, तीसरा क्लास में गए, उसमें वंदे मातरम। तो धीरे धीरे सब पूरा विद्यालय वंदे मातरम ध्वनि से गूंज उठा। तो इंस्पेक्टर बहुत गुस्सा हो गए, प्रिंसिपल का रूम में आए, प्रिंसिपल को बताया आपका स्कूल बंद हो जाएगा, इसका पीछे कौन है उसको बाहर निकालिए और हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए। लेकिन बहुत कोशिश करने का बावजूद भी एक भी छात्र वो बता नहीं पाया कि कौन इसका मास्टरमाइंड है, इसलिए स्कूल बंद हो गया। लेकिन 1 महीना हो गया, कोई बताने के लिए राजी नहीं कि कौन इसका पीछे थे। तो डॉक्टर नहीं थे, वो बालक केशव थे। उनको लगा उनका सारा बंधुओं का पढ़ाई और बंद हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने स्वयं ही सामने आ गया। सामने आकर बताया मैं इसका पीछे था, मैंने उसकी योजना बनाई। तो बाकी सब छात्रों को बताया गया जो क्षमा याचना करके स्कूल में आ जाओ। तो बाकी सब ने आ गया। तो बालक केशव को भी बताया गया आप भी ऐसा क्षमा याचना कर लो और स्कूल में प्रवेश कर लो। किंतु बालक केशव ने बताया मैंने क्षमा नहीं मांगूंगा, क्योंकि वंदे मातरम ऐसा कोई स्लोगन नहीं है जिसके लिए हमको क्षमा मांगना पड़े। इसलिए उनको स्कूल से राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। बाद में वो दूसरा स्थान से उनका मैट्रिक परीक्षा समाप्त किया। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरा जो भाषण चल रहा है मैं इसका 3 भाग करता हूँ। एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक शुरू होने का पहले डॉक्टर हेडगेयर वो कैसे थे, कौन सा मानसिकता के लोग थे, एक बात है। बाद में संघ शुरू होने का बाद में उनका मृत्यु काल तक, और उसका मृत्यु के बाद 1947-48 तक जो इतिहास है वो मैं रखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैट्रिकुलेशन के बाद उन्होंने डॉक्टरी पढ़ने के लिए कोलकाता को चुना। कोलकाता क्यों चुना? क्योंकि उनका मन में एट दैट टाइम कोलकाता वाज द हब ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। इसलिए इतना जो विप्लवी थे इन सबका साथ मिलकर और देश को स्वाधीन करने का जो एक जज्बा उस समय तरुण लोगों में थे, तो डॉक्टर जी का मन में भी था। तो उन्होंने कोलकाता में डॉक्टरी पढ़ने के लिए गए। लेकिन डॉक्टरी पढ़ाई तो उन्होंने किया, लेकिन उस समय उधर जाने के बाद कोलकाता में उस समय अनुशीलन समिति चल रहा था। इस अनुशीलन समिति में उन्होंने ज्वाइन कर लिया और अनुशीलन समिति में एक्चुअली ही वाज इन द थिक ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। उस समय उनका नाम था कोकेन। अनुशीलन समिति में ऐसा जो गुप्त नाम रखते थे, तो केशव बलिराम हेडगेवर का नाम कोकेन था। अभी ये सब कहाँ मिलेगा आपका प्रमाण के लिए? तो अनुशीलन समिति का एक रिवोल्यूशनरी त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, उन्होंने जेल में 30 साल ऐसा उन्होंने उनका जो ऑटोबायोग्राफी लिखा। इस ऑटोबायोग्राफी में तो डॉक्टर जी का नाम आता है, उनमें उसका केशव जी का फोटो भी चिपका हुआ है उस पुस्तक में। तो इसका रेफरेंस उस पुस्तक से आपको मिल सकता है। बाद में उन्होंने डॉक्टर पढ़ाई ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी सब देखा, किंतु उनका मन में वो बात ऐसा एक चल रहा था जो कुछ लोग और बहुत पेट्रियोटिक जील लेकर समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, केवल इस काम से ब्रिटिश को भारत से निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए दूसरा पद भी अपनाना चाहिए। इसलिए
उधर से उन्होंने फिर नागपुर चले आए। नागपुर आने के बाद उन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया। तो उन्होंने नागपुर में 1915 ऐसा समय में वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और 1920 होते होते उन्होंने कांग्रेस का जो नागपुर ब्रांच में जॉइंट सेक्रेटरी का रूप में काम कर रहे थे। उस जॉइंट सेक्रेटरी और उनका साथ और एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हार्डिकर, वो भी उनके साथ काम कर रहे थे। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में था। हाँ, ठीक हो गया अभी। तो बाल गंगाधर तिलक उस अधिवेशन का कुछ दिन पहले ही उनका मृत्यु हो गया। तो इसलिए उस अधिवेशन का में गांधी जी का प्रवेश हुआ। अधिवेशन से ही धीरे धीरे गांधी जी का कांग्रेस का जो संपूर्ण जो कर्तृत्व है वो गांधी जी के ऊपर आ गया। तो इस 1920 का जो सेशन था, उस सेशन को अच्छा संचालन करने के लिए डॉक्टर हेडगेयर ने 1200 वॉलंटियर्स को नियुक्त किया था। उस समय तक कांग्रेस का जो डिमांड था ब्रिटिश से, वो सेल्फ रूल का था, एज ए डोमिनियन अंडर ब्रिटिश रूल। मैंने कंप्लीट फ्रीडम का डिमांड कांग्रेस उस समय तो कर नहीं पाया। लेकिन डॉक्टर हेडगेयर उस अधिवेशन का जो रिजोल्यूशन कमिटी था, इस कमिटी का भी एक मेंबर थे। वो इस कमिटी का मेंबर रहते हुए उन्होंने एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन इस कमिटी का पास रखा। वो क्या था? द गोल ऑफ कांग्रेस इज टू अचीव कंप्लीट फ्रीडम एंड establishing Indian Republic and to liberate other nations of the world from exploitation and atrocities of capitalist imperialism। ये मिलेगा आप लोगों को पीरियोडिकल मॉडर्न रिव्यू इन मार्च 1921 में इशू में इस खबर को मिल जाएगा। माने डॉक्टर हेडगेयर उस समय कांग्रेस में जो रिजोल्यूशन पास होना चाहिए इसके लिए उन्होंने दिया, लेकिन बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक स्वयं ही, क्योंकि उनका तो एक प्रख्यात उक्ति है कि स्वराज इज़ माई बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। लेकिन उस समय गांधी जी आ गए नेतृत्व में, तो उनका ये जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन वो मान्यता नहीं आया। लेकिन सेम रिजोल्यूशन कब पास हुआ कांग्रेस में? 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का। तो 1920 में डॉक्टर हेडगेयर एक रिजोल्यूशन समिति का मेंबर के नाते जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, वही कांग्रेस 1921 में हम देखते हैं कंप्लीट फ्रीडम के लिए वो रिजोल्यूशन पास करते हैं। तो इन्फरेंस क्या आप ड्रॉ करेंगे? डॉक्टर हेडगेयर इज एटलीस्ट 10 years ahead of the then Congress leaders in 1920। तो जो भी हो, फिर गांधी जी का हाथ में आ गया। तो 1921 में वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया गांधी जी का माध्यम से। और उस समय और एक मूवमेंट चल रहा था, वो मुसलमान जो भारत में थे वो खलीफा तुर्किस्तान में खलीफा पद के लिए और एक आंदोलन चला रहे थे। मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा विषय नहीं है वो। उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी का मन में ऐसा आया होगा कि मुसलमान जो खलीफा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उसको अगर हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ मिला देते हैं तो एक साथ मिलकर हम ब्रिटिश का विरुद्ध में हम लड़ेंगे, ऐसा उनका लगा होगा। तो इसके लिए खिलाफत मूवमेंट को इसके साथ शामिल कर लिया गया। लेकिन देयर वाज डिस्क्वाइट इन कांग्रेस अबाउट सपोर्ट टू खिलाफत एजिटेशन। और विशेष तो नागपुर तो तिलक पंथी कांग्रेस लोग ज़्यादा थे। लेकिन डॉक्टर हेडगेयर का ऐसा कोई मानसिकता नहीं था, क्योंकि फ्रीडम मूवमेंट कोई भी लॉन्च करे वो देश का स्वाधीनता के लिए है और सबको मिलकर चलना चाहिए।
ऐसा उनका मान्यता था। और इसलिए उन्होंने इस आंदोलन में और जाम किया है। और आंदोलन में चलते हुए 2-3 महीना उन्होंने बहुत स्थान पर फायर स्पीच दिया। तो स्पीच जो दे रहे थे उन्होंने, और उनका साथ में हिंदू महासभा का वो डॉक्टर मुंजे और एक थे, तो दोनों मिलकर एक फायर स्पीच चला रहे थे। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साइरिल जेम्स आरुइन उनका नोटिस में आया और उन्होंने एक नोटिस भी थमा दिया ये लोगों को, जो आप लोगों का ये जो स्पीच है ये बंद करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर हेडगर बंद नहीं करे, तो इसलिए उनको ही वॉज पुट ऑन ट्रायल इन मई 1921। और इस ट्रायल का जो हियरिंग वो 5 अगस्त को हुआ 1921। और उनका डिफेंस में उन्होंने ही डिडंट एंगेज एनी एडवोकेट, ही हिमसेल्फ डिफेंडेड हिमसेल्फ। और उन्होंने कोर्ट में भी जज के सामने एक भाषण दे दिया। तो उनका भाषण सुनने के बाद जज स्मेली एक्सक्लेम्ड, वो क्या है अब ध्यान से सुनिए, his statement of defense is more seditious than his speech। तो इसलिए 19 अगस्त को उनका 1 साल के लिए और रिगोरस पनिशमेंट मिल गया। ये सब जो कहानी मैंने अभी बताया ये आपको मिलेगा आप लोगों को। डॉक्टर हेडगर का बायोग्राफी लिखा है वो NH पालकर, पेज 91 में ये सारा बात आपको मिलेगा। फिर 12 जुलाई 1922 को उनको रिलीव कर दिया गया। तो पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीव करने के बाद सब फूल माला लेकर आते ही है। तो जुलाई में महाराष्ट्र में बहुत बारिश होते रहता है, तो उस दिन बहुत बारिश चल रहा था, इसलिए एक हॉल में हुआ, हॉल पूरा खचाखच भर गया। उस समय उनको रिसेप्शन देने के लिए कौन कौन आए थे उसका नाम आप सुनने के बाद आपको लगेगा डॉक्टर हेडगर का स्टेटस उस समय क्या था। उसमें कौन कौन थे? हाकिम अजमल खान, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजा गोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, विट्ठलभाई पटेल, कस्तूरीरंगा अयंगार। सब ने थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताया जो ऐसा करते अप्रिशिएट करते हैं। बाद में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को जो कुछ बताने के लिए बताया, वो बात सुनने के बाद आपको लगेगा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार कौन सा मानसिकता के लोग थे। उन्होंने बताया, जस्ट बीइंग ए स्टेट गेस्ट इन ए प्रिजन फॉर 1 year does not mean that my qualification has increased, nor has it given me a new identity for the world। सेल्फ प्रमोशन के लिए कोई बात नहीं करता है, माने कीपिंग सोशल इंटरेस्ट अबव सेल्फ इंटरेस्ट एंड कीपिंग अवे फ्रॉम सेल्फ प्रमोशन। ये संघ का हर एक कार्यकर्ता को आप देखेंगे वो मानसिकता कहाँ से आया, वो डॉक्टर हेडगेवार जी से आया। लेकिन डॉक्टर जी का सभी के साथ अच्छा रिलेशन था। जो एक बार 1921 में ही वो मध्य प्रांत में कांग्रेस का एक सभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ अगेंस्ट रिवोल्यूशनरी लोकनायक अनेय। डॉक्टर जी ने उन्हें विरोध किया। विरोध कैसे किया उन्होंने बताया कि किसी का पेट्रियटिज्म में क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का बहुत प्रकार की मार्ग हो सकता है, लेकिन पेट्रियटिज्म के मामले में सब समान है, सब देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सबको आदर करना चाहिए। माने उस समय में हम देखते हैं कांग्रेस में ग्रुपिज्म चलता था, कोई तिलकपंथी तो कोई गांधीपंथी, कोई वायलेंट पंथी कोई नॉन वायलेंट पंथी, कोई कांग्रेस पंथी कोई रिवोल्यूशनरी, ऐसा ग्रुपिज्म चलता था। तो डॉक्टर जी सारा ग्रुपिज्म जो है इसमें कभी फंसे नहीं, क्योंकि उनका मन में सबका प्रति श्रद्धा था। जैसे पंडित राम गोपाल विद्यालंकार एक सोशलिस्ट था, उनका साथ भी उनका इतना अच्छा संबंध था। और एक कम्युनिस्ट एडवोकेट रुईकर, उनके साथ भी उनका अच्छा से संबंध था। बाद में 18 मार्च 1922 में गांधी जी को 6 years इम्प्रिजनमेंट मिला और कांग्रेस में एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हर महीना का 18 तारीख को हम गांधी डे मनाएंगे। तो ऐसा एक 18 अक्टूबर 1921 में डॉक्टर जी का एक स्थान पर भाषण था
इस भाषण सुनने के बाद आप हम सब आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के प्रति डॉक्टर जी का मानसिकता कैसे था। उन्होंने बताया, स्पीच तो लंबा था, छोटा सा जो बात आपको बता सकता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। The day today is very pious. This is the day to hear and ponder over the great qualities of a great man like Gandhi ji. The greatest quality of Gandhi ji is readiness for self-sacrifice for the work taken up till it reaches its conclusion. This is the most important quality that disciples of this movement need to learn. Self-sacrifice and to give up selfishness. Second is to avoid duplicity in speech and action. तो गांधी जी का बारे में उन्होंने बताया। काकीनाडा सेशन के लिए डॉक्टर हेडगेवर एंड डॉक्टर हार्डिकर मिलकर 1923 में कांग्रेस का एक सेवा दल गठन किया और उनको जैसे मिलिट्री कायदा में जैसा आजकल आप लोग आरएसएस में देखते हैं ऐसा ही ट्रेनिंग वो ये लोग दे रहे थे। तो ऊपर का जो कांग्रेस का लीडर्स थे वो थोड़ा दूसरा टाइप पर कमेंट कर रहे थे। तो ऐसा इतना मिलिट्री का सिस्टम का डिसिप्लिन लाने का क्या ज़रूरत है। वो जो वॉलंटियर्स होता है उनका तो काम है, जो ऊपर का जो अधिकारी है उनका बात केवल मानना। इतना डिसिप्लिन हो जाए तो ही तो ठीक है, इतना सारा करने का क्या ज़रूरत है। तो डॉक्टर हेडगेवर वाज अगेंस्ट द व्यू दैट यू नीडेड येसर काइंड ऑफ वॉलंटियर्स ओनली फॉर लेइंग डोरीज एंड चेयर्स। तो डॉक्टर जी का ये जो स्वाधीनता संग्राम में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में थे, फिर कांग्रेस का ये सारा कार्यक्रम में भी चल रहे थे, बहुत अच्छा से कार्यक्रम चला रहे थे, किंतु उसका मस्तिष्क में एक बात हर समय वो एक उनका मन को अशांत कर रहा था। वो क्या है? वो है बाकी सब सोच रहे थे ब्रिटिश को कैसे देश से निकालेंगे, और डॉक्टर जी को सोच रहा था, डॉक्टर जी सोच रहे थे जब ब्रिटिश भारत में आए कैसे। केवल ब्रिटिश नहीं, इसका पहले भी इतना सारा फॉरेन इन्वेजन हुआ, इतना बड़ा हमारा देश है, तो इतना बड़ा देश को और कोई मुट्ठी भर कोई विदेशी आकर कैसे पराधीन कर लेते, कैसे पराजित कर लेते हैं। तो इसका जो उनका जो उन्होंने चर्चा किया, हिस्ट्री को देखा, समझा, तो उनको लगा इसका मूल में हिंदू समाज है। हिंदू समाज में इतना सारा सेग्रीगेशन है, इतना सारा विच्छिन्नता है, वो कास्ट को लेकर, क्रीड के लेकर, रीजन के लेकर, रिलीजन के लेकर बहुत सारा ऐसा जो है विविधता, वो विविधता से हमारा देश में एक भेद का परिवेश निर्माण होता है, और विदेशी आकर हमको बहुत सरलता से हमको पराधीन कर लेते हैं। इसलिए डॉक्टर जी का ऐसा चिंतन रहा, हम ब्रिटिश को भगा देंगे, लेकिन वो फिर दूसरा कोई हमको पराधीन नहीं करेगा, इसका गारंटी क्या है? तो गारंटी तो है नहीं। जिस कारण से इस देश पराधीन होते हैं उस कारण से सब है, तो इस कारण को निकलना चाहिए। वो कारण क्या है? तो एक तो है उनका जो मानसिकता बना, ये सारा देखने के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल वर्क सीम्ड टू रेज द नेशन अबव कास्ट क्रीड or to reform it or to organize it and help the nation get rid of its oppressive customs, raise its national consciousness। अब ये सब करना पड़ेगा देश का सिटीजन को, ये सारा गुण सिटीजन में लाना पड़ेगा। लेकिन ये कैसे कर सकता है, कौन आदमी कर सकता है? So he could see that it was possible only by keeping away from politics, propaganda, and working silently in a sustained manner. I repeat the line. He could see that it was possible only by keeping away from politics, propaganda, and working silently in a sustained manner. तो उन्होंने सारा जो उनका चिंतन मंथन चल रहा था, उन्होंने इस कंक्लूजन पर आया। तो ये जो काम है, इस काम को करना पड़ेगा। इस काम को करने के लिए उन्होंने
1925 में उनका अपना घर में एक उनका 22 कोलिग्स को लेकर और एक कार्यक्रम किया गैदरिंग, और तय किया कि हम लोग हर दिन और एक स्थान पर मिलेंगे। बस यही कार्यक्रम किया, और कुछ बाद में शारीरिक कार्यक्रम ऐसा शुरू किया। 5-6 महीने हुआ, मैंने कार्यक्रम शुरू हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं था उस समय। नाम कब आया? एक 6-8 महीने के बाद जब लगा कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए, तब जो सारा कोलीग थे सबको एक साथ बैठकर उन्होंने नाम नहीं दिया, सब ने विचार करके नाम दिया, हमारा जो संगठन का नाम होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय क्यों है? यानी हमारा संघ का जो लक्ष्य होगा वो होगा इस देश का जो राष्ट्रीय जन है। राष्ट्रीय जन कौन है? जो इस देश को अपना मानता है, उसका रिलीजन क्या है, उसका भाषा क्या है, उसका कस्टम क्या है, वो कौन श्रेणी का है, कौन प्रांत का है, वो कुछ देखने का जरूरत नहीं। अगर इस देश को अपना मातृभूमि मानते हैं, इस देश को अपना जानते हैं, इस देश के लिए मोर मिटना चाहते हैं, इस देश का महापुरुष को अपना महापुरुष मानते हैं, इस देश का उन्नति को अपना भाग्य मानता है, इस देश का दुख, कोई भी दुख आता है तो उसको अपने दुख महसूस करता है, ये जो लोग हैं ये इस देश का राष्ट्रीय जन है। इस राष्ट्रीय जन को संगठित करना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्देश्य रहेगा। और मेथोडोलॉजी क्या है? वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी लिया है उन्होंने, बट इट वाज अ वेरी इनोवेटिव, द डेली गैदरिंग इन एनी फॉर्म, बट डेली गैदरिंग, और उस रास्ते पर ही संघ चला। तो इससे हम एक बात समझ में आता है कि आरएसएस वाज बोर्न नॉट ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद एनी लीडर और पॉलिटिकल पार्टी, बट विद ए क्लियर पॉजिटिव थॉट, an idea of organizing and reforming Hindu society. It was not a decision born out of negativity against any person or community. ये तो समझ में आता है। देखिए, डॉक्टर हेडगेवार अगर आरएसएस शुरू नहीं करते तो कांग्रेस में उन्होंने एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते थे, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करने से देश का इस फ्रीडम मूवमेंट में मैं अच्छा से काम नहीं कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने पूरा जीवन ही समर्पण का मनोभाव से उन्होंने काम शुरू किया है। लेकिन उन्होंने जो रास्ता लिया है वो रास्ता, आरएसएस का रास्ता, वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि एक एक व्यक्ति का मन में राष्ट्र की भावना जगाना ये बहुत लंबा रास्ता है। इसलिए 1925 में शुरू होकर 1930 तक आरएसएस केवल एक नागपुर और उसके सराउंडिंग में वो कर पाए, इतना छोटा स्थान पर 4-5 साल में इतना ही हो पाया। और 1929 दिसंबर में वो जो मैंने पहले बताया लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने रिजोल्यूशन पास किया कंप्लीट फ्रीडम का, और एक डिसीजन लिया गया एवरी ईयर 26 जनवरी को और इंडिपेंडेंस डे का रूप में मनाएंगे। वही 26 जनवरी ही आज हमारा रिपब्लिक डे है, वो 1930 से शुरू हुआ है। तो ये जब घोषणा हुआ तो डॉक्टर जी एक स्थान पर बताया, वी ऑल आर वेरी हैप्पी टू सी दैट AICC has spelled out its goal very clearly. So it is our duty to support and cooperate with these organizations. इसलिए 26 जनवरी 1936 PM डॉक्टर जी ने उस समय का जितना भी स्वयंसेवक थे उनको इकट्ठा बुलाया। किस लिए बुलाया? टू सैल्यूट नेशनल फ्लैग, दैट इज भगवा फ्लैग। भगवा फ्लैग बताने से बहुत लोगों को लगेगा ये नेशनल फ्लैग तो डिबेट शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 1930 में भारत का जो फ्लैग था वो भगवा ही था। इसका प्रमाण कहाँ है? प्रमाण आपको मिलेगा, आप इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन का वेबसाइट crwflags.com में जाइए तो 1930 का जो फ्लैग था उस समय का, और रेक्टेंगुलर सेफ्रॉन फ्लैग और लेफ्ट कॉर्नर में एक चरखा ऐसा था। तो
तो इस फ्लैग को अभिवादन के लिए 1930 जनवरी 6 PM को सब स्वयंसेवक, उस समय जितना स्वयंसेवक थे सबको एक साथ बुलाया और वो इस कार्यक्रम किया। तो 1930 में हम देखते हैं 2 अप्रैल से गांधी जी नया एक कार्यक्रम चालू किया, क्योंकि 1921 का कार्यक्रम तो सफल नहीं हो पाया, वो तो विथड्रॉ करना पड़ा। फिर 10 साल लग गया फिर एजिटेशन को शुरू करने के लिए। तो 1930 2 अप्रैल अकोला में एक डांडी मार्च, जिसको हम लवण सत्याग्रह कहते हैं, तो गांधी जी ने शुरू किया। और सारा भारत में तो हर स्थान पर तो लवण नहीं मिलता, तो इसको आईन अमान्य आंदोलन ऐसा भी हम नाम देखते हैं इतिहास में। और मध्य प्रांत, उस समय का मध्य प्रांत जो था, नागपुर सब विदर्भ सब लेकर मध्य प्रांत, तो उधर भी लवण नहीं था। तो क्या करें ना, जंगल सत्याग्रह, क्योंकि वनज संपद जो थे उसका विरुद्ध में भी बहुत सारा प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स ब्रिटिश ने लगा रखा था। तो इसको अमान्य करने के लिए तो उधर में आंदोलन करेंगे, ऐसा ठीक हुआ। और आरएसएस गेव अनकंडीशनल सपोर्ट टू इट। बाय 1930 विदर्भ में 37 आरएसएस शाखा था। आरएसएस शाखा मतलब क्या है, एक ग्रुप ऑफ यंग बॉयज, वो हर दिन गेदार एक स्थान पर आते हैं, वही शाखा है आरएसएस का। और इन वारदा में 12 शाखा था। तो डॉक्टर हेडगेवार डिसाइडेड टू ज्वाइन द एजिटेशन। और 12 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन हमारा संघ में गुरु पूर्णिमा का पार्वन हम मनाते हैं। तो गुरु पूर्णिमा के पावन इस उत्सव में डॉक्टर जी ने वो अपना मन की बात सबका सभी स्वयंसेवक का सामने बताया। जो मैं इस कार्यक्रम में जॉइन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक सरसंघ चालक के रूप में नहीं, क्योंकि ये आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है, इसलिए हर सिटीजन को कांग्रेस का फॉर्म में आंदोलन करना चाहिए। कोई अपना नया एक परिचय लेकर इसमें जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने उनका सरसंघ चालक पद से उन्होंने रिजाइन दे दिया। और रिजाइन देने के बाद उन्होंने इस आंदोलन में ज्वाइन किया है। और उन्होंने नागपुर से वो पुसाद एक स्थान है, उस स्थान पर उन्होंने सत्याग्रह के लिए गए नागपुर से। तो जाने का पहले उन्होंने एक भाषण दिया। उस भाषण का जो है थोड़ा मैं बता रहा हूँ, तो अंग्रेजी में मैं बात कर रहा हूँ इसको। प्लीज डोंट बी अंडर द इम्प्रेशन दैट दिस करेंट एजिटेशन इज द लास्ट बैटल फॉर इंडिपेंडेंस। रियल बैटल विल स्टार्ट आफ्टर दिस and be ready to jump into this coming battle fully prepared to sacrifice your all. We are taking part in this satyagraha because we believe that this will take us one step towards independence. तो इसको एम्बिग्यूटी नहीं था, डॉक्टर जी को मालूम था कि इस आंदोलन से देश स्वाधीन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए और नया नया जो तरुण लोगों को उस देश के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने आह्वान दिया, जो स्वयंसेवक और इस आंदोलन में भाग लेना चाहे वो एक साथ भाग ले सकते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन, नॉट एज ए स्वयंसेवक ऑफ आरएसएस। अलग आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का आंदोलन है, कांग्रेस ही बनकर ही इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। उनका साथ कांग्रेस लीडर्स थे और संघ के कुछ कार्यकर्ता का नाम मैं बता दूं, जहाँ जो आता है उसमें विदर्भ संघ चला अप्पाजी जोशी, एडिटर ऑफ महाराष्ट्र इवनिंग एडिशन बालासाहेब दौले, दादाराव परमार, विठ्ठलराव देव, वानखेड़े, धाररोटे, भैयाजी कुंभलकर, अंबेडे, नारायणराव देशपांडे, त्र्यंबकेश्वर देशपांडे, पलेवार, ऐसा नाम मिलता है। और सारा बहुत सारा नाम है, वो मैंने पहले जो एक बात बताया NH पालकर का जो बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हेडगेवार, उसमें आपको मिल जाएगा सभी का नाम। तो 21 जुलाई में जबतमाल में ये लोगों ने सत्याग्रह किया और उनको 9 मंथ का रिगोरस पनिशमेंट मिल गया, इम्प्रिजनमेंट। और बाकी जो 11 लोग मैंने नाम गिनाया अभी, ये लोगों को 4 महीना के लिए इम्प्रिजनमेंट में रखा गया।
ये सब ओकोला जेल में थे और ओकोला जेल में हंड्रेड्स ऑफ स्वयंसेवक पहुँच गए। वो जेल में ही संघ का जो शाखा हम बताते हैं वो शाखा लगाते थे उस समय लोग, और बाकी जो विभिन्न शाखाएं थी उस समय तो थाउजेंड्स ऑफ स्वयंसेवक। उन समय संघ का तो इतना बड़ा स्थान पर उसका प्रचार नहीं था, प्रसार नहीं था, तो लेकिन जो शक्ति था उसमें थाउजेंड्स ऑफ स्वयंसेवक सत्याग्रह में शामिल हुए। ये सब एक तो वो पुस्तक में जो मैंने बताया उसमें आपको मिलेगा, और दूसरा मिलेगा केशरी न्यूज़पेपर 20-22 जुलाई 1930 एंड 2 अगस्त 1930 में ये सारा जो विवरण आप लोगों को इसमें मिलेगा, और जिसको ज़्यादा जानना है वो जान सकते हैं। उस समय ऐसा बात चलता था तो गांधी जी अच्छा है कि सावरकर अच्छा है, ऐसा चलते रहते थे। तो उस समय एक बार डॉक्टर जी के सामने ऐसा बात आ गया, तो डॉक्टर जी ने बताया ये तो ऐसा प्रश्न है जो गुलाब अच्छा है कि मोगरा अच्छा है। मोगरा में से महाराष्ट्र में जैस्मिन को मोगरा कहते हैं। तो उन्होंने ऐसा बताया रोज़ अच्छा है कि जैस्मिन अच्छा है, तो दोनों फल ही अच्छा है, दोनों का खुशबू ले लो, दोनों ही खुशबू बिखरता है। तो सभी देश का स्वाधीनता के काम में काम कर रहा है, इसलिए सभी नेता को और सम्मान का दृष्टि से और देखना चाहिए। लेकिन 1930 का इस कार्यक्रम के बाद आरएसएस ब्रिटिश का नज़र में आ गया, और 1932 जो ब्रिटिश का जो फाइल है इसमें जो नोट्स है वो मिलेगा। जो हिस्ट्री का रिसर्च करते हैं वो कर सकते हैं इसको देखकर। वो नोट्स क्या था, ए डेवलपमेंट टू ओरी इन नागपुर इज़ द वर्क ऑफ आरएसएस देयर, मेनी ऑफ इट्स लीडर्स आर इन्वॉल्व इन एंटी गवर्नमेंट एजिटेशंस। आरएसएस को कुछ बता नहीं सकते कि तो आरएसएस का नाम से कोई संगठन इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन सारे संघ चालक और अपना अपना पद से निवृत्ति होकर इस एजिटेशन में गया है, इसलिए ब्रिटिश का फाइल में ये नोट था। इसलिए दिसंबर 1932 में अंडर सेक्शन 32 गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। क्या नोटिफिकेशन? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शुड बी परमिटेड टू बिकम ए मेंबर और टू टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस। लेकिन ये नोटिफिकेशन जारी होने का बावजूद भी संघ का काम बढ़ रहा था, इसलिए 1933 में दिसंबर में अनदर नोटिफिकेशन टू मध्य प्रांत जारी किया गया, और उसमें एक दूसरा ट्विस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया इसमें। इन द ऑर्डर इट नोटेड दैट आरएसएस वाज ए कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और इवन टीचर्स आर टू बी प्रोहिबिटेड टू ज्वाइन इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बात आया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिया ठीक है। अब ये जो कम्युनल शब्द ये पहले ब्रिटिश ने लगाया, और communal take put on RSS by colonialist was exploited and has been exploited till now by Congress and its friends, exhibiting their colonial mindset. लेकिन डॉक्टर हेडगेयर का भी संपर्क सभी सेक्शन में था, तो इसलिए उस समय का जो डिफरेंट काउंसिल था, सारा काउंसिल लगभग 90% काउंसिल जो था उस समय वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सर्कुलर का विरुद्ध में उनका जो बात है वो दर्ज कराया। जो आरएसएस को आप कम्युनल क्यों कहते हैं? कोई अपना समाज का लिए काम करते हैं उसको कम्युनल कैसे? ऐसा तो हर समाज करते हैं, कोई दूसरे को तो कम्युनल नहीं कहते, तो आरएसएस को कम्युनल क्यों कहना है? तो ऐसा जो अब बाकी सब गवर्नमेंट जो विभिन्न जो काउंसिल था, जब उधर से ये सब बात आया तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सर्कुलर बैन तो नहीं किया, लेकिन वो फेड हो गया। इसके ब्रिटिश भी इसके बारे में ज़्यादा अमल नहीं किया। बहुत लोगों का जैसा आप सुनते होंगे जो संघ का जो स्वयंसेवक है वो तिरंगा पताका जो है उनको श्रद्धा नहीं करते हैं, ऐसा बात सुनते हैं बहुत समय। मैं एक घटना बताता हूँ 1937 का।
नॉट इन महाराष्ट्र का फौजपुर स्थान पर कांग्रेस का सेशन था। तो नेहरू जी को वो ट्राई कलर अनफर्ल करने का ये था, मौका था। और ये जो पोल था, ये 80 फीट लंबा एक पोल था, इसमें ट्राई कलर उसका चढ़ना था, लेकिन वो चढ़ते चढ़ते बीच में वो ट्राई कलर फंस गया। तो ट्राई कलर फंस गया, ऊपर भी नहीं जा रहा था, नीचे भी नहीं आ रहा था, तो करे क्या? तो अफरा तफरी हो गया, क्योंकि ये कोई भी एक प्रोग्राम में अगर फ्लैग होस्टिंग रखते हैं और फ्लैग होस्ट ठीक से नहीं होता है तो जो माहौल बनता है वो माहौल बन गया। तो इतना में एक लड़का किशन सिंह परदेशी, वो एक स्वयंसेवक है, वो फ्रॉम सिरपुर, और उन्होंने और पोल में चढ़ गया। महाराष्ट्र में मालखंबा का प्रैक्टिस रहता है और संघों में तो शारीरिक कार्यक्रम चलते ही रहता है। तो उन्होंने पोल में चढ़ गया और पोल में चढ़ते चढ़ते उन्होंने चढ़कर वो फ्लैग जो होस्टिंग का कार्यक्रम को पूर्ण कर दिया। तो इसलिए जो उन्होंने पोल से उतारा, सब ने उसको कांध पर चढ़ाया, सब घुमाया, सब जिंदाबाद जिंदाबाद लगाया, और बाद में उनको सम्मानित करने के लिए बता रहे थे सब। बाद में जब लोगों ने सुना, कांग्रेस का लीडर ने, ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है, तो सब ने पीछू हट गया, उनके सम्मानित नहीं किया। आप सोचिए, ऐसा था। डॉक्टर हेडगेवार ऐसे नहीं थे, डॉक्टर हेडगेवार सबको सम्मान करते थे, लेकिन वो डॉक्टर जी का ध्यान में आया इस बात, उस समय वो नासिक में थे। बाद में दूसरा एक कार्यक्रम में इस स्वयंसेवक को बुलाकर डॉक्टर जी एक पब्लिक प्रोग्राम में उनको सम्मानित किया। उसको एक सिल्वर का एक जो बर्तन उनको प्रेजेंट भी किया, उसको पीठ थपथपाया। और उन्होंने जो बात बताया वो है, व्हेन एनी एक्ट फॉर द नेशन हिट्स द हर्डल and we have the ability to take it forward, then we should rush forward without thinking about the party etc. देखिए कैसा होता है नेतृत्व। तो संघ इस भाव से चला, कोई भी, इसलिए आज भी हम देखते हैं संघों का स्वयंसेवक सारा देश में इतना सारा कार्यक्रम चलाते हैं, कोई इसका क्रेडिट नहीं लेता है, लेकिन लोग बताते हैं कि सब आरएसएस करता है। आरएसएस कुछ नहीं करता है, आरएसएस केवल स्वयंसेवक ही तैयार करते हैं और स्वयंसेवक सब कुछ करता है, आरएसएस इसके लिए क्रेडिट नहीं लेता है। तो डॉक्टर हेडगेवार इस मानसिकता से स्वयंसेवक को आगे बढ़ाया, और जो अभी आज भी चलता है। उस समय का जो संघों का, आज भी आप अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघों से जुड़े हैं तो आपको ध्यान में आएगा, संघ का स्वयंसेवक एक प्रतिज्ञा लेते हैं। उस समय भी प्रतिज्ञा का सिस्टम था। तो उस प्रतिज्ञा में क्या था, संघ का प्रतिज्ञा उस समय का, आई विल स्ट्राइव फॉर द फ्रीडम ऑफ दिस हिंदू राष्ट्र दैट इज भारत, आई हैव बिकम ए पार्ट ऑफ संघ टू मेक हिंदू राष्ट्र फ्री। ये था ओथ। ये इंडिपेंडेंस के बाद वो फ्री जो शब्द है वो शब्द बदल गया। वो शब्द क्या बदल गया, फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ हिंदू राष्ट्र। तो ऑब्जेक्टिव वॉज क्लियर, टू अचीव फ्रीडम एंड आफ्टर गेटिंग फ्रीडम टू वर्क एज पर इंडियाज इनहेरेंट नेचर एंड जीनियस, फाइंड न्यू वेज एंड नॉट टू कॉपी वेस्ट ब्लाइंडली। ये संघ का सामने डॉक्टर जी के समय से ये स्पष्ट था ऑब्जेक्टिव। और क्यों नहीं था, डॉक्टर जी तो इसलिए जीवन को समर्पित किया, बिकॉज दैट वाज हिज अल्टीमेट एम फॉर व्हिच ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ एंड क्रिएटेड आरएसएस। इसके बाद 21 जून 1940 को डॉक्टर जी का 50 साल में उनका देहांत हो गया। और दूसरा सरसंघ चालक गुरु जी 34 ईयर्स में सरसंघ चालक बने। अब देखिए, डॉक्टर जी जब चले गए तो अब जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सरसंघ चालक बने वो 34 ईयर्स के थे। तो आप समझ सकते हैं संघ का जो कार्यकर्ता थे सब बालक, किशोर, तरुण ऐसे ही रहे होंगे। तो लेकिन जो गुरुजी गुलवालकर
उनका पास जब दायित्व आया, दायित्व के बाद ही उन्होंने सारा देश में रिलेंटलेसली भ्रमण करना शुरू किया। लेकिन उस समय तक भी, और आरएसएस क्या था, ये यंग सेपलिंग एज येट, छोटा एक वृक्ष ही था। वो विदर्भ छोड़कर साम डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र और इधर उधर थोड़ा बंगाल में काम शुरू हुआ था 1939 में। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर भी संघों का शाखा शुरू हुआ, लाहौर में शुरू हुआ और दक्षिण में तमिलनाडु में। तो ऐसा थोड़ा इधर उधर हाथ पांव मार रहा था आरएसएस। लेकिन आरएसएस का जो स्ट्रांग बेस बना उस समय, वो विदर्भ मध्य प्रांत का जो विदर्भ वही था केवल आरएसएस का। तो इसलिए जब गुरुजी इसका दायित्व लिया है तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट अनाउंस हो गया। और ये जो अनाउंस हुआ, ये आंदोलन कम्प्लीटली अनप्लान्ड था, क्योंकि उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। तो ब्रिटिश तो परेशान थे, और भारत में इतना बड़ा आंदोलन होगा तो नेता लोगों को तो जेल में जाना ही था, गिरफ्तार करेंगे ही। तो नेता लोग अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो समाज का क्या होगा, इस आंदोलन कौन चलाएगा, इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था। तो इसलिए जो होना था वो हुआ है, तो लीडरलेस हो गया था। तो गुरुजी भी डॉक्टर जी का पथ पर ही चले, और सभी स्वयंसेवक और गुरुजी का आह्वान पर उस समय तो हंड्रेड्स ऑफ स्वयंसेवक प्रचारक होकर निकले, घर बार छोड़कर। वो हमारे, आप लोग सब जान सकते हैं, जो कुप्पोहल्ली सीतारामैया सुदर्शन जी, जो हमारे सरसंघ चालक थे मोहन जी का पहले, उन्होंने उस समय वो प्रचारक निकले। तो वो रज्जू भैया, अब मैं उनका बात बाद में बताता हूँ, एक कारण से उन्होंने भी संघ में जुड़े। तो उस समय जो युवक लोग संघ में जुड़ रहे थे, देश को स्वाधीन करने का आह्वान उनका गुरुजी आह्वान कर रहे थे, सारा देश वो भ्रमण कर रहे थे, और संघ का स्वयंसेवक सारा देश से जुड़ रहे थे। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस तो विदर्भ ही था, और इसलिए जो 1942 का जो आंदोलन था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो विदर्भ जो स्थान है मध्य प्रांत, उधर ही और जमकर उसमें भाग ले रहे थे। जैसा मैं बता सकता हूँ, ऐसा विदर्भ का कहाँ है, बाली, अमरावती और ओष्ठी, वर्धा एंड चिमूर, चंदरपुर, ऐसा स्थान पर बहुत वायलेंटली वो सभी स्वयंसेवक और उसमें योगदान किया है। चिमोर एजिटेशन तो बर्लिन रेडियो से बताया गया है, लेकिन उस समय हिटलर का था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरुद्ध में भारत में भी आंदोलन चल रहा था, तो बर्लिन रेडियो से भी इस बात को प्रसारित कर रहे थे। इस आंदोलन में जो चिमोर आंदोलन, उसमें बालाजी रायपुरकर, एक यौन स्वयंसेवक, पुलिस का गोली से निहत हो गया। और संघ का स्वयंसेवक, कांग्रेस का लीडर, कांग्रेस का लोग, और एक महाराज थे टुकोजी महाराज, उनका अपना भी एक दल था, श्री गुरुदेव सेवाद मंडल। ये सबका साथ मिलकर संघ का स्वयंसेवक भी और आंदोलन चला रहे थे। चिमोर ओष्ठी एपिसोड, आप गूगल में जाएंगे और अगर लिखेंगे चिमोर ओष्ठी एपिसोड, तो ये सारा विवरण आपको उधर मिल जाएगा। आरएसएस स्वयंसेवक्स हैड इस्टेब्लिश्ड ए पैरेलल गवर्नमेंट इन चिमोर। गूगल में जाने के बाद आपको एक खबर सारा मिलेगा। 125 सत्याग्रही को पुट ऑन ट्रायल एंड अंडरगोन इम्प्रिजनमेंट, 1000 ऑफ स्वयंसेवक्स आर इम्प्रिजन। इसमें दादा नायक जो चिमूर का हेड थे आरएसएस का, उनको तो सेंटेंस टू डेथ। हिंदू महासभा का लीडर थे डॉक्टर एनबी खारे, वो एक मेंबर ऑफ ब्रिटिश वाइसरॉय काउंसिल के भी थे, उनको भी वो सेंटेंस टू डेथ दिया गया था, बाद में कमिटेड टू इम्प्रिजनमेंट। टुकोजी महाराज का नाम जो लिया है बाद में, टुकोजी महाराज, आप अभी जो विश्व हिंदू परिषद नाम सुनते हैं, विश्व हिंदू परिषद का को फाउंडर बन गए बाद में। और सिंध प्रदेश में एक स्वयंसेवक
उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, वो इधर से उधर ज़्यादा मूवमेंट ना कर सके, इसलिए उन्होंने वो जो रेलवे लाइन का जो फिश प्लेट है वो उखाड़ रहे थे, तो उनको और अरेस्ट कर लिया गया और बाय आर्मी कोर्ट द्वारा 1943 में उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। इसका विवरण कहाँ मिलेगा? वो स्वयंसेवक थे, वो कहाँ आपको विवरण मिलेगा? उसको लेट गोविंद मतवानी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा इन हिज बुक 9 years of RSS in Sindh 1939 to 1947, अनसंग हीरो, ऐसा एक पुस्तक लिखा। इस पुस्तक में इस घटना का जिक्र आप लोगों को मिल सकता है। और भी जो प्रोमिनेंट स्वयंसेवक थे उनका बात मैं कुछ बता देता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट में जो ज्वाइन किया है, डॉक्टर अन्ना साहेब देश पांडे, वो आरबी से था, विदर्भ से। रमाकांत केशव देश पांडे इन जोधपुर छत्तीसगढ़। ये रमाकांत जो देश पांडे जी थे, बाद में आप लोगों को एक मालूम होगा बनवासी कल्याण आश्रम नाम के एक संगठन है, उस संगठन का उन्होंने प्रतिष्ठाता थे। श्री बसंतराव ओक, बाद में वो दिल्ली का प्रांत प्रचारक बने। नारायण सिंह बाबुआ जी बिहार से है, और बाद में बिहार के संघ चालक बने। श्री चंद्रकांत भारद्वाज, वो उनका पैर में बुलेट लगा था उस आंदोलन में, वो फेमस पोएट थे। आज संघ में जितना भी पेट्रियोटिक सॉन्ग होता है वो उनका लिखा हुआ है। ऐसे ही माधवराव, ईस्टर्न यूपी में एक माधवराव थे, वो बाद में प्रांत प्रचारक बने। दत्तात्रेय गंगाधर भैया जी, वो बाद में प्रचारक बने। ये सब आंदोलन में थे। बिहार में 11 अगस्त 1942 पटना में कोई यंग बॉयज गवर्नमेंट सेक्रेटरीट के ऊपर ट्राइकलर फहरा दिया, तो पुलिस ने गोली किया है, तो छः बालकों का निधन हो गया। इस 6 बालकों में 2 बालक, एक का नाम है देवी प्रसाद चौधरी एंड जगतपति कुमार, ये दोनों स्वयंसेवक थे। बाद में 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस, बिहार का 25th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस 1977, ये जो परिवार था 2 बालकों का, परिवार को बुलाकर मोहन जी, अभी जो हमारे पूजनीय सरसंघ चालक है, उस समय उधर के रीजनल प्रचारक थे, उन्होंने इस परिवार को सम्मानित किया। अभी 1942 का जो ये था आंदोलन था, नेता सब जेल में चले गए, लेकिन बहुत तो अंडरग्राउंड थे। तो अंडरग्राउंड जो नेता थे उनका क्या होगा? कोई प्लान नहीं था, तो वो कहाँ थे? मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ। ये हमारे संघ का संघ चालक बहुत लोग ये लोगों को शेल्टर दिया था। जैसे प्रमाण के हिसाब से मैंने कभी कभी प्रमाण बताता हूँ, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा कि मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं साथ साथ प्रमाण दे रहा हूँ कि आप इसको ढूंढ सके और आप आश्वस्त हो सके। तो आप सब जानते हैं एक फ्रीडम फाइटर का नाम, सब जानते हैं, इधर में जितना उपस्थित है, इनका नाम है अरुणा असफ अली। वो कहाँ थे? वो थे हमारे नॉर्थ वेस्ट प्रांत के आरएसएस लीडर लाला हंसराज। अरुणा असफ अली और इंटरव्यू दिए थे एक बार 1967 में, हिंदुस्तान ऐसा नाम कर एक हिंदी डेली था, इसमें एक इंटरव्यू दिए थे। इंटरव्यू में उन्होंने बताया, जो बताया मैं हुबहू वो बता रहा हूँ, इससे आपको प्रमाण रहेगा कि ये लोग कहाँ आश्रय लिए थे। आई वॉज अंडरग्राउंड इन 1942 एजिटेशन। दिल्ली संघ चालक लाला हंसराज provided me refuge in his house for 15 days and arranged for my complete safety. He saw to it that nobody got information about my stay in his house. Since underground workers should not stay for long at the same place, I moved out of his house dancing bhangra in an embroidered ghagra and chunari in a barat on a marriage procession. This dress was given to me by Lalaji's wife. When I went to return it in due course, she refused to take it back, saying, "Keep it with our best wishes as our gift to you."
ऐसा ही फेमस वैदिक स्कॉलर पंडित श्रीपद दामोदर शतवालकर और संघचालक ऑफ ओंद, ओंद महाराष्ट्र का एक स्थान है, उन्होंने नाना पाटिल एक रिवोल्यूशनरी थे, वो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से बीर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर से एमपी बने थे। वो फ्रीडम फाइटिंग में थे, वो अंडरग्राउंड थे, वो उनका घर में आश्रय लिए हुए थे। उनका 1976 में देहांत हुआ। उनका फ्रेंड था किशनवीर, वो सातारा का वाई नामक स्थान में संघचालक के घर में थे। फेमस सोशलिस्ट लीडर अच्युतराव पट्टवर्धन, वो बहुत सारा स्वयंसेवक का घर में वो थे। ये सबका अपना अपना स्टेटमेंट है। और बिटर क्रिटिक ऑफ संघ एंड फॉलोअर ऑफ गांधी जी, साने गुरुजी का नाम था, साने गुरुजी, वो कहाँ थे? पूना संघ चालक वासुदेव देशमुख का घर में उन्होंने शेल्टर लिए थे। एक संघ चालक थे, वो मध्य प्रांत का जो स्टेट संघ चालक थे, उन्होंने एक बार एक स्वयंसेवक का नाम है पाटसालगिरकर, वो पहलवान थे, उनको बताया देखो सांगली का जेल से एक फ्रीडम फाइटर जेल से भागेगा, उसको तुम कोई भी प्रकार से इस अंचल से निकाल देना है, निकाल कर बाहर लेना है, उसको पुलिस का हाथ में नहीं देना है। तो जो हमारे पहलवान स्वयंसेवक थे पाटसालगिरकर, उन्होंने जेल का आसपास में थे। रात 12 बजे वो बसंत दादा पाटिल जो फ्रीडम फाइटर जेल में थे, उन्होंने जेल से भागे, कोई भी उनके जुजोना थे। तो भागने के बाद उनको लेकर वो जो हमारा पहलवान स्वयंसेवक, उनको कांध में लेकर जैसा कोई सामान लेकर जाते हैं ऐसा लेकर, और उन्होंने फील्ड नाला जंगल पार करके विश्राम बाग करके एक स्टेशन है उधर रात 2 बजे पहुंचा दिया। जैसे कि उन्होंने रास्ता से नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता में सारा पुलिस का चप्पा चप्पा था, तो इसलिए उनको उधर उन्होंने पहुंचा दिया। ये बात ये जो स्वयंसेवक पाटसालगिरकर, वो हम लोगों को कैसे मालूम पड़ा? वो कोई पुस्तक में नहीं था, उन्होंने स्वयं अभी जो हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी मोहन जी है, मोहन जी को पिताजी को उन्होंने बताया था। और उस समय मोहन जी बालक थे। बाद में मोहन जी 2 बार सांगली में जाकर इस व्यक्ति से मिले हैं। लेकिन उस समय कम्युनिस्ट क्या कर रहे थे, जो आजकल ज़्यादा भोकेल रहता है, कम्युनिस्ट किंतु उस समय ब्रिटिश के साथ मिलकर और हमारे देश का स्वाधीनता संग्राम को विरोध कर रहे थे। और जहाँ जहाँ स्वाधीनता संग्रामी थे उनको पकड़ने के लिए वो ब्रिटिश को सहायता कर रहे थे। लेकिन ये जो बात है ये इतिहास में दर्ज ना हो, इसलिए वो लोगों ने इतिहास को डिस्टॉर्ट कर दिया। तो इसलिए क्या हुआ, एजिटेशन तो ज़्यादा चला नहीं, कारण को ये तो लीडर्स लेस था एजिटेशन, इसलिए 75 डेज में ही ये एजिटेशन जो 1942 का जो मूवमेंट है 75 डेज में ख़त्म हो गया। तो एक और क्या था देश में, एक स्कैटर्ड वीक लीडरशिप डिसऑर्गेनाइज्ड एजिटेशन था। और दूसरा और क्या था, हाईली वेल एंट्रेंस्ड रूलिंग सेटअप ऑफ ब्रिटिश। तो रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ डेथ ऑफ ए वेल इंटेंशन्ड मूवमेंट इन इट्स इन्फेंसी। रज्जू भैया उस समय का विवरण दिए थे। रज्जू भैया उस समय स्वयंसेवक बने। क्यों स्वयंसेवक बने उनका उदाहरण इसलिए मैं दे रहा हूँ, उस समय का तरुण लोग जो है उनका मन में क्या चल रहा था, उनको लगा था 1942 जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ इसे ब्रिटिश को भगाना ही भगाना है, लेकिन आंदोलन फेल हो गया। तो रज्जू भैया जी का घर भी इलाहाबाद में था और इलाहाबाद का आनंद भवन में उस समय कांग्रेसी लीडर हर समय जाते थे। तो उन्होंने भी उस समय एमएससी पढ़ रहे थे, उन्होंने हर समय आनंद भवन में जाते थे। जब उन्होंने उस समय का कांग्रेस लीडर को पूछते थे अभी क्या करना है, तो कांग्रेस लीडर का इतना हताशा था कि उनका कोई सूझ ही नहीं रहता अभी क्या करेंगे वो। तो ऐसा देखकर तरुण मन में तो अच्छा नहीं लगा होगा। उस समय उनका 2 फ्रेंड जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने उधार का विभाग प्रचारक के साथ उनको मिला दिया। अब बाद में उन्होंने संघ का शाखा में ज्वाइन कर लिया, स्वयंसेवक स्वयं शाखा में जाने लगा। और जाते जाते वो धीरे धीरे कार्यकर्ता बनते वो प्रचारक बन गए, फिर हमारे सरसंघ चालक भी बने। मैं इसलिए उदाहरण दिया 1942 का जो
ये जो मूवमेंट है इसका फेलियर के बाद भारत के नौजवानों का अंदर में क्या भाव रहा होगा, तो इसका रज्जू भैया जी का भाव से पता चलता है। देश का स्वाधीनता सब मांगते थे, लेकिन इस आंदोलन का विफलता से सब दुखी थे। आप लोगों का और एक मालूम होगा, संघ का स्वयंसेवक का मन क्या है। आप सब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इंदौर में बड़े हुए, उनका पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, लेकिन वो स्वयंसेवक थे। अभी मध्य प्रांत में तो संघ का बोलबाला था उस समय। उसके पिताजी को लगा ये अगर एजिटेशन में कूद पड़ेगा तो नौकरी जाएगा। तो उन्होंने, पिताजी ने क्या एक कारण दिखाकर उन्होंने उनका जो पैतृक भिटा है कानपुर यूपी में, उधर भेज दिया। लेकिन उधर जाने के बाद भी उधर भी कुछ स्वयंसेवक मिले, स्वयंसेवक मिलकर उन्होंने सत्याग्रह कर दिया। उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उनका उस समय उम्र था 17 ईयर्स, 17 साल। 17 साल इसलिए उनको जेल में नहीं रखा, उनको उधर से दारोगा ने उधर से छोड़ दिया। मैं इसलिए इस उदाहरण दे रहा हूँ, उस समय एक बालक स्वयंसेवक का मन में भी देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा, अटल जी का उदाहरण से आप देख सकते हैं, और मैं रज्जू भैया जी का भी उदाहरण दिया। तो ये सारा जो मैंने बताया आप लोगों को, इसे इन्फ्लुएंस क्या निकाला जाए। सो we note that wherever RSS had a decent base, its Swayamsevaks took part in the 1942 movement enthusiastically. Wherever they could, they helped other participants, thus strengthening the movement in every possible way. लेकिन ब्रिटिश का आग फिर आरएसएस में फिर पड़ा और एक सर्कुलर जारी किया, कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मिलिट्री कायदा में जो टीचिंग होता है वो नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो किसको लक्ष्य दे, मैंने लक्ष्य रखकर सर्कुलर निकाला होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मिलिट्री कायदा में स्वयंसेवक को ट्रेनिंग देता है। तो हम इसके बाद हम जानते हैं उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी एक कार्यक्रम चल रहा था, आज़ाद हिंद फौज का। लेकिन आज़ाद हिंद फौज का हम जानते हैं क्या हुआ लास्ट में। फिर आईएनए का जो पराजित अरेस्टेड जो सोल्जर्स थे, इनका ट्रायल दिल्ली में हो रहा था। तो दिल्ली में जब चल रहा था, बहुत लोगों को डेथ सेंटेंस, विभिन्न प्रकार की सेंटेंस दे रहे थे। इसलिए देश में एक क्षोभ जिसको कहते हैं, क्रोध, वो चल रहा था। इस क्रोध धीरे धीरे हमारा नेवी, एयरफोर्स, सोल्जर्स, इसमें भी प्रसारित हो गया। तो ब्रिटिश ने देखा अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और सारा जो भारत के जो सोल्जर्स है, विभिन्न इन्फेंट्री, नेवी, सब ये सारा अभी विद्रोह में उतर आए हैं। इसलिए ब्रिटिश ने ठीक कर लिया कि वो भारत को छोड़ना है। तो इसलिए ये केवल 1942 का आंदोलन से देश स्वाधीन हुआ ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो हिस्टोरियन इसको डिस्टर्ट करते हैं, तो ये जो हमारा आंदोलन स्वाधीनता मिला है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ मेनी फैक्टर। लेकिन अपना जो विजनलेस एक्टिविटी, इसको छुपाने के लिए, और कम्युनिस्ट लोगों ने अपना जो देश के साथ गद्दारी किया था उस समय, ये सबको इतिहास का पता से मिटाने के लिए तो दूसरे का ऊपर दे दिया। आरएसएस डिड नथिंग फॉर मूवमेंट। और एक बात है जो केवल 15 अगस्त 1947 में एक पार्टीशन का लाइन खींच दिया, अपने देश स्वाधीन हो गया क्या? कांग्रेस तो समझा ही नहीं जो क्या हो सकता है पार्टीशन के बाद। ये समझ में नहीं आया उनका। थोड़ा लंबा हो रहा है कुछ, नहीं मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बताना ही पड़ेगा इसको। जो 1940 से मुस्लिम लीग में वो सेशन में वो रिजोल्यूशन पास हुआ, काट हिंदुस्तान इनटू पीसेस एंड हैंड अस ओवर आवर पाकिस्तान। ये तो मुस्लिम लीग का रिजोल्यूशन था। तो कांग्रेस को भाप ही नहीं पाया तो देश के ऊपर क्या होने वाला है बाद में। और उधर हिंदू लोगों में ये जो 3 लीडर, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी, ये तीनों का ऊपर अगाध विश्वास था। अब ये तीनों का जो भाषण था, जो कांग्रेस का 1946 में रिजोल्यूशन भी था फॉर यूनाइटेड भारत,
और पटेल जी बता रहे थे सोल्ड विल बी मैट विद सोल्ड, और नेहरू जी का तो रिटोरिक स्पीच था जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज ए फैंटास्टिक नॉनसेंस। केवल ये नहीं, गांधी जी का देखिए, गांधी जी हॉरिजन पेपर में 6/4/1947 एंड 13/4/1947 हॉरिजन पेपर में गांधी जी का बात आया। क्या बात है, उसका मूल विषय क्या है? जे काट मी डाउन बिफोर यू डिवाइड इंडिया, डिवाइड भारत। तो हिंदू जाते कहा? हिंदू का तो अविश्वास हुआ ही नहीं कि देश पार्टीशन हो सकता है। 1946 में गुरुजी गुलवालकर और पंजाब में थे, और पंजाब में एक संघ चालक ने पूछा, गुरुजी पाकिस्तान का जो स्लोगन चल रहा है, क्या देश सचमुच भाग हो जाएगा क्या? तो गुरुजी भी उस समय संघ चालक जी को बताया, अरे गांधी जी के ऊपर विश्वास रखिए, गांधी जी को तो अविश्वास नहीं कर सकते, पार्टीशन गांधी जी कभी नहीं मानेंगे। अब देख, गुरुजी जैसे लीडर भी गांधी जी को विश्वास करते थे, क्यों नहीं करेंगे? सारा हिंदू समाज इनको विश्वास करते थे। लेकिन कुछ भी हो, पार्टीशन तो हो गया था। पार्टीशन हो गया तो इसके बाद क्या? बाकी पार्टीशन होने के बाद मुस्लिम लीग हिंदू समाज के ऊपर कैसे टूट पड़ेगा, इसको हमारा लीडर क्यों नहीं भाव सके? नहीं भाव सके, ये या तो भापने का चेष्टा ही नहीं किया। उस समय कौन थे फील्ड में? उस समय जो रिलीफ कैंप ये सारा ये कौन चला रहा था? आरएसएस चला रहा था। पश्चिम पाकिस्तान हो, बंगाल में तो संघों का कुछ ही काम होगा, क्योंकि 1939 में कुछ शाखा शुरू हुआ, लेकिन कुछ शाखा हुआ होगा, लेकिन उसमें भी, और बंगाल में और रिलीफ कैंप चालू हुआ। ये सारा जो रिलीफ कैंप चालू हुआ, इसका विवरण आपको कहाँ मिलेगा? प्रोफेसर एन बाली, उनका एक पुस्तक है, वो गूगल में आप फ्री मिलेगा आपको इस पुस्तक पढ़ने के लिए। पुस्तक का नाम है नाउ इट कैन बी टोल्ड। मैं एन बाली का कुछ अंश में पढ़ा कर सुनाता हूँ आपको, तो आपको पता चलेगा उस समय कांग्रेस का लीडर क्या कर रहे थे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक फील्ड में समाज को शेल्टर देने के लिए हंड्रेड्स ऑफ स्वयंसेवक सेक्रीफाइस देयर लाइफ्स। एन वाली क्या बता रहा है? दीज रिलीफ कैंप्स रन बाय आरएसएस played a savior's role for the homeless, violated and robbed brethren of Punjab, Sindh, Jammu and Kashmir and Bengal. एन वाली फिस बता रहे हैं, who came to the rescue in those difficult times for protection of the people, except those young men known as RSS. I can recount the names of many well-known Congress leaders in different districts of Punjab who took help from RSS for their own security and security of their family. They means RSS Swayamsevak, never ignored any call for help. There were many cases where Sangha volunteers took Muslim women and children from Hindu mohallas to Muslim League refugee camps. इसका और प्रमाण सरदार वल्लभ भाई पटेल वो लेटर गुरुजी को लिखे थे 11/8/1948 में। There is no doubt that RSS served the Hindu society during its moment of crisis. Ken Munshi in Akashbani Weekly 2/10/1949 में पेज 67 में लिखा, In the unfortunate days of nation's partition, youth of Sangha showed extraordinary courage in Punjab and Sindh. ये सब प्रमाण इसलिए दे रहा हूँ कि नहीं तो आपको लगेगा कि ऐसे ही हम बात कर रहे हैं। इसके बाद भी, इसलिए 15 अगस्त 1947 देश स्वाधीन हो गया। ये कोई हिस्टोरियन जो बताता है तो इसको हिस्टोरियन ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये 1947 पार्टीशन के बाद भी उस पार में जो स्वाधीनता मांग रहे थे, जो स्वाधीन नहीं हो पाए, उनका शेल्टर के लिए जो बलिदान दिया है, क्या ये फ्रीडम फाइटर्स नहीं थे? वो देश का स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं ले रहे थे क्या? इतिहास में दर्ज ही नहीं कराया गया। इसका बाद भी अक्टूबर महीना में कश्मीर का ऊपर जो आक्रमण हुआ कश्मीर को लेने के लिए, उसके लिए क्या है, उसका जो विवरण आपको मिलेगा, जिसका पुस्तक जिन्होंने लिखा है उसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आरएसएस का आदमी नहीं थे। वो कौन लिखा है?
अरुण भटनागर, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिया शेडिंग द पास्ट एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर 1906 to 2017। अरुण भटनागर 1966 बैच IAS। वो कौन थे? वो क्लोज एड ऑफ इन सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का जो ब्रेन चाइल्ड था NSE, उसका ठीक ठाक रूप से उन्होंने चलाया। उन्होंने पुस्तक लिखा, उस पुस्तक में उन्होंने बताया जो गुरुजी गुलवालकर जब कश्मीर को लेकर बवाल चल रहा था, कश्मीर भारत का शामिल होगा कि नहीं होगा, तो महाराजा को मोटिवेट करने के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरुजी को बताया 17 अक्टूबर को, और 18 अक्टूबर को उन्होंने गुरुजी ने कश्मीर गए, कश्मीर जाकर महाराज को मिले, महाराज को सब बताया, मोटिवेट किया है। फिर आकर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बताया जो महाराज इस एक्सेशन में सिग्नेचर करेंगे। तो उन्होंने, तो इसलिए कश्मीर आज भारत के साथ जो है उसका पीछे गुरुजी गुलवालकर का ये महाराज को वो जो मोटिवेशन करने का जो बात है वो आप उस पुस्तक में मिलेगा, वो जाकर देखिए, पढ़िए उसको। तो क्या ये स्वाधीनता संग्राम नहीं था? कश्मीर को भारत से जुड़ कर रखना है तो गुरुजी गुलवालकर ने रखा। और उसमें कितना स्वयंसेवक, जब पाकिस्तान ने अटैक किया है कबायली का रूप में, ट्राइबल का रूप में, सारा समाज को वो टूट पड़ा, तब केवल संघ फोरफ्रंट में था मिलिट्री के साथ। इवन पुंछ में एयर स्ट्रिप को गठन कर दिया 72 आवर्स में संघ का स्वयंसेवक समाज को लेकर, जैसे कि हेलीकॉप्टर उतार सके। और हेलीकॉप्टर उतारने के बाद इसके बाद ये जो बैटल जो है वो हम जीत पाए। तो संघ के स्वयंसेवक ये सब काम जब कर रहे थे, उसका बलिदान हुआ, हंड्रेड्स ऑफ स्वयंसेवक का बलिदान हुआ। कि ये स्वाधीनता संग्राम नहीं था क्या? इसलिए RSS को मैं अभी वो कंक्लूजन का तरफ जा रहा हूँ। इसलिए ये जो 15 अगस्त ये जो बात हम बताता है, that did not mean that job was over, not even था। और एक घटना बताता हूँ, ये आप चौंक जाएंगे, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, ये कोई हमने बताया ऐसा नहीं है। ये भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास उन्होंने लिखकर दिया है। वो क्या बताया? नॉट इवन 30 days had passed since proclamation of independence when Muslim League hatched a conspiracy to blow up the top leaders of Bharat. They had made a plan for a massive explosion in September 10, 1947. अभी मुस्लिम लीग का ये जो षड्यंत्र था, ये कौन लेकर आया? संघ का स्वयंसेवक उस समय मुस्लिम बनकर मुस्लिम लीग का अंदर बैठे हुए थे। ये लोगों ने खबर लेकर आए, ये खबर होम मिनिस्टर पटेल जी को दिया गया। पटेल जी उस समय एक्शन लिया तो बहुत स्थान पर एक्सप्लोसिव ये किया है और बहुत लोगों को अरेस्ट किया। तो इसलिए उन्हें भगवान दास लिखते हैं, इफ दीज यंग मैन फायर्ड बाय एडो and patriotic feeling had not provided information about this conspiracy in time, there would have been no Indian government today. कौन लिख रहा है? कोई RSS नहीं है, डॉक्टर भगवान दास, भारत रत्न, उनका स्टेटमेंट आपको मिल सकता है। इसलिए मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। सारा मेरा जो भाषण मैंने अभी दिया आपको, आवर हिस्टोरियंस एंड RSS critics have failed to appreciate that the struggle of freedom did not end with drawing of lines across India's map to partition it and lowering of the Union Jack. People paid a heavy price for this political haste and short-sightedness of leaders of that time. RSS and the Swayamsevaks stood steadfast on the front lines to provide succor to our unfortunate Indian brethren. This truth is not just neglected or brushed aside, it is not even acknowledged in historical records. इसका बाद भी
गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी उस समय स्वाधीन नहीं हुआ। इसका स्वाधीनता का डेट बाद में है, कांग्रेस भूल गए थे, लेकिन हर स्थान पर संघ स्वयंसेवक जागृत थे। इसमें सारा सभी स्थान पर संघ स्वयंसेवक का बलिदान है, लेकिन मैं आज इसको इधर नहीं बताऊंगा, और इतना टाइम नहीं है, और सब परेशान हो गए होंगे। इतना लंबा एक भाषण मैंने झाड़ दिया आपको शायद कुछ ये हुआ होगा, लेकिन मैंने जो सारा पुस्तक से पढ़ा था वो नोट किया, मैं आपका साथ प्रस्तुत करने का कोशिश किया। तो आज मैं मेरा जो ये भाषण था रोल ऑफ आरएसएस इन फ्रीडम स्ट्रगल, वो मैं आपका सामने मेरा भाषण से प्रस्तुत करने का कोशिश किया। मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।